नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। यहाँ हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको आंसर कैसे लिखने हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आधे से ज्यादा चैप्टर आपका वैसे ही कवर हो जाएगा और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशयी ग्रंथि? तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो किसी न किसी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो अंगों में वृद्धि को प्रेरित कौन करेगी? तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करती है? हमारी मास्टर ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। दूसरा नाम क्या होता है इसका? मास्टर ग्रंथि भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है मटर के दाने के समान, और ये क्या करती है, यहाँ पर सारी जो आपकी ग्रंथियां होती है उन पे कंट्रोल रखती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? हमारे गले में उपस्थित होती है बटरफ्लाई जैसी, या फिर हम कह सकते हैं एच शेप की। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके द्वारा रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो उपापचयी क्रिया है उनका नियमन करता है, रेगुलेशन करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि मौजूद होती है, जो कि स्रावित करती है कौन सा हार्मोन बच्चे? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। इसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3F हार्मोन। फियर, फाइट, फ्लाइट। डर के समय पे, जब लड़ते हैं या भागते हैं, उस टाइम पे हार्मोन रिलीज होता है। ठीक। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर सभी को? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन अ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2। वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक या इंसुलिन? तो देखो, ये जो 3 हार्मोन है ऊपर के, वो पादप हार्मोन है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। ये तो शर्करा का नियंत्रण करता है, तो ये तो अपना आंसर नहीं आएगा। अगला देखिए यहाँ पर, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो क्या करेगा? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो ये भी नहीं आएगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन रह गए, जिब्रेलिन और एब्सिसिक। जिब्रेलिन क्या करेगा? ये तो वृद्धि को करेगा, लेकिन जो एब्सिसिक है वो वृद्धि को संदमित करेगा। तो आंसर क्या आएगा अपने यहाँ पर? ऑप्शन सा आंसर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर अपनी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है? आप एक लाइन में चल पा रहे हो, एक लाइन में लिख पा रहे हो, साइकिल चला पा रहे हो, आप कोई भी बॉडी पोस्चर कर रहे हैं, जैसे मान लो योगा कर रहे हैं कुछ भी, है ना, तो आप उस पोजीशन में खड़े रह पा रहे हैं किस वजह से? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क की वजह से। देखो, 3 पार्ट हम देखते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भाग हमने देखे प्रमस्तिष्क, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहा जाता है। ये तो ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करेगा। दूसरा डायंसिफिलॉन, जिसके अंदर अपन थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके कोई भाग नहीं होते। फिर पश्चिम मस्तिष्क के अपने 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो संतुलन बनाएगा उसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। तो आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन स। ठीक है। अब एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये जो आपके सेरिबेलम है इसको हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। छोटा दिमाग, बच्चे को क्यों पीछे नहीं मारना चाहिए बार बार? क्योंकि उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता फिर। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा क्या यहाँ पर? अनु मस्तिष्क। क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए।
अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या मैग्नीशियम? तो देखो, अवटु ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या जरूरी है? हम क्यों कहते हैं उच्च आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? क्योंकि उसके संश्लेषण के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी है क्या? आयोडीन। आंसर आएगा अपना क्या? ऑप्शन स, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्रंथि है ना, उसका विस्तार हो जाता है और उसकी वजह से रोग होगा कौन सा? गलगंड रोग, गोइटर या घेंगा रोग हम इसको कहते हैं। क्लियर? तो आंसर आ गया अपने यहाँ पे क्या? आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं मेडुला, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। देखो, मध्य मस्तिष्क तो दिया हुआ ही नहीं है। लड़ाई किसकी है? अग्र मस्तिष्क की और पश्चिम मस्तिष्क की। अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण क्या अग्र मस्तिष्क करता है? नहीं, अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करेगा। जैसे कि आपके मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, अब आपकी इच्छा है तो आप करिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करिए। तो यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण जो करेगा वो अग्र मस्तिष्क करेगा, तो अग्र मस्तिष्क नहीं आएगा। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आएगा तो अपना क्या? पश्चिम मस्तिष्क। अब क्या अनुमस्तिष्क आएगा या मेडुला आएगा? तो अनुमस्तिष्क तो क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब है, उल्टी है, वमन है, इन पे नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आंसर आएगा अपना ऑप्शन अ। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? मेडुला। अगला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका, जैसे मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका ये रही और दूसरी तंत्रिका कोशिका ये रही। अब यहाँ से जो सिग्नल है, जो संवेग है, वो यहाँ से जो भी आपके संदेश है वो यहाँ से यहाँ कैसे पास ऑन होगा? ये आपस में जुड़े हुए तो नहीं रहते, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। और सिनेप्सिस के द्वारा ही, अंतःग्रथन की प्रोसेस के द्वारा ही ये जो सिग्नल है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आते हैं। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखो, इसमें कौन सी क्रिया विधि होती है? पुनर्भरण क्रिया विधि के द्वारा। कैसे? तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे शरीर को ना अभी किसकी जरूरत है? इंसुलिन की जरूरत है। तो क्या होगा? इंसुलिन की जरूरत क्या कब होगी? जब शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो इंसुलिन जरूरी होगा। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन का स्त्रावण करती है, जिसके द्वारा शर्करा की मात्रा नियंत्रित हो गई। अब मान लो शर्करा की मात्रा कम है, तो इंसुलिन अपना क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर? कम या ज्यादा? तो हमें पता है अगर एक चीज कम है, यानी कि यहाँ पर इंसुलिन क्या कर रहा है? उसको नियंत्रित कर रहा है। अगर शर्करा कम हो रही है तो क्या इंसुलिन फिर भी उसको नियंत्रित करेगा? नहीं करेगा ना। इंसुलिन तो बढ़ती शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। तो ये जो आपकी क्रिया विधि होती है, इसको हम कहते हैं पुनर्भरण क्रिया विधि। इसके द्वारा ये नियंत्रित होती है कि किस समय पे, यानी कि किस टाइम पे रिलीज होना है और कितना रिलीज होना है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा? पुनर्भरण विधि के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 8, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र किसका प्रयुक्त करता है? यानी कि किस आवेग का प्रयुक्त करता है, किस आवेग को प्रयुक्त करता है? तो देखो, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक किससे बना है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, यानी कि न्यूरॉन सेल से बना है। अब कौन सा आवेग को यहाँ पर ये प्रयोग में लेता है? तो विद्युत आवेग को। कौन से? इलेक्ट्रिक इंपल्स, यानी कि विद्युत आवेग प्रयुक्त करता है। आंसर आ जाएगा अपना विद्युत आवेग। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चले। देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, वमन, इनका नियंत्रण करता है? तो अभी तो मैंने आपको बताया पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से?
हाइंड ब्रेन के 3 भाग आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका सेरिबेलम, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम को कहा जाता है अनुमस्तिष्क। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा आपके क्या होता है यहाँ पर? पोन्स। और तीसरा आपके क्या होता है? मेडुला। ठीक, तीसरा आपके क्या है? मेडुला। क्लियर? अब देखो, कौन सा भाग रक्तदाब को, अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है? ये मेडुला ही करता है। मान लो कोई आदमी गिर गया और उसके मेडुला पे चोट लग गई तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेडुला ही क्या कर रहा है? अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि रक्तदाब है ना। अब इन्हीं पे अगर इनका नियंत्रण, ये मेडुला ही खराब हो जाए तो सारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इंसान तो मरेगा ही ना भाई। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका हार्ट पंप करते रहना चाहिए, और वही नहीं रहेगा मेडुला तो कौन करवाएगा इन काम को, है ना। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला। आंसर आएगा अपना मेडुला। ठीक, क्या आ गया? मेडुला। क्लियर? चलो, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? बताइए कौन सी कोशिकाओं का बना होगा? तो देखो, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं का ही जाल होता है। ये किसका? तंत्रिका कोशिका। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? न्यूरॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? न्यूरॉन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? न्यूरॉन के। क्लियर? एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, क्या पता एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, हमें आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बनाना है क्या? इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से। ठीक, क्लियर? अब देखो, ये जो धागे रूपी संरचना है इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, द्रोमिका कहते हैं। ये क्या करती हैं आपके डेंड्राइट्स? किसी भी आवेग को कलेक्ट करने का काम करेगी, यानी कि जो भी संदेश आ रहा है, आवेग नहीं, इसको संदेश कह लो, कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसको कलेक्ट करेगी कौन? द्रोमिका, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी, कोशिका काय कहा जाता है, जिसके पास क्या होता है? यहाँ पर एक बड़ा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक, ये जो इसका लंबा वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। इसके ऊपर ये जो आवरण होता है इसको हम क्या कहते हैं? इस आवरण को कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है इसको? माइलिन आवरण कहा जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया मैंने, थोड़ा थोड़ा गैप रखा है। तो जहां पर ये अनुपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो देखो, दोबारा से देख, पीवाईक्यू में एक एबीसीडी में क्वेश्चन आ गया और एक लाइन वाले में भी आ गया। ये वृद्धि का नियमन कौन करेगी? जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करेगी। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आपके कौन स्रावित करती है? बताइए। पीयूष ग्रंथि करेगी। कौन सी? पीयूष ग्रंथि करती है। ये जो पीयूष ग्रंथि इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्लियर? चलो, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखने। अंडाशय क्या है? फीमेल के अंदर, यानी कि स्त्रियों के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। अब देखो, स्रावित हार्मोन इसके द्वारा कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर? अब देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या होता है? जैसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य ले ले, देखो, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन,
जो फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका नियमन करेगा। दूसरा जो मासिक चक्र है, माहवारी है, उसका नियमन करता है कौन? आपके ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये इनके कार्य हो गए। एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास और उसके नियंत्रण के लिए जरूरी, और मासिक चक्र का नियमन। क्लियर सभी को? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है? उदाहरण द्वारा समझाना है या फिर वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य लिखना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको दोनों आंसर बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करे, दूसरा करे कोई, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। देखो, जो आपके अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपके मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा होती है। मध्य व पश्च के द्वारा होती है ना। ज्यादातर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा होती है। ज्यादातर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये आपके पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखो, रक्तदाब, लार आना, वमन, उल्टी, ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनका नियंत्रण नियमन कौन करेगा? मेडुला करेगा। ठीक है, तो एक उदाहरण इसका ये हो गया। आपके बॉडी का बैलेंस कौन बनाएगा? सेरिबेलम बनाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है वृषण से स्रावित हार्मोन। तो देखो, वृषण क्या है? नर के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, आपकी ग्रंथि है। ये जो वृषण है इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होगा वो आपके कौन होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करेगा? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और उनका नियंत्रण करेगा, है ना। और दूसरा शुक्राणु का निर्माण करेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, कई मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ज्यादातर जो होंगी वो आपके पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें मेडुला जो है वो अपना रोल प्ले करता है। रक्तदाब, लार आना, वमन इत्यादि। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? वृषण के द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एक नर हार्मोन है, केवल नर के अंदर होगा स्रावित, और ये क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और उनका नियंत्रण, और दूसरा आपके यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण। क्लियर सभी को? आई नहीं आई यहाँ पर बात समझ में? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखना है। प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुए हैं? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। या तो इन 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो या इन 3 को कर लो। सबसे पहले हम ऊपर वाले 3 की बात करेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? सोचने का वक्त नहीं मिलता, तुरंत जो है रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स कहां से आता है प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर? मेरुरज्जु के द्वारा आता है। क्या? आपके रिस्पॉन्स स्पाइनल कोड के द्वारा। ठीक है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं सिग्नल लेकर जाएगी मेरुरज्जु तक, और फिर आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं लेकर आएगी उस कार्यकारी अंग तक उस रिस्पॉन्स को। जैसे मान लो आपने गर्म चीज को छुआ, जैसे छुआ फट से आपने अपना हाथ हटा लिया, तो ये जो आपका रिस्पॉन्स आया वो मेरुरज्जु से आया, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो एक उदाहरण यही है, किसी भी गर्म वस्तु को छूते तुरंत हाथ हटाना, या किसी स्वादिष्ट भोजन जो हम पसंद करते हैं उसको देखते हमारे मुंह में लार आ गई, है ना, ये आपके प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। आप ये पलकों को झपका रहे हो, कोई चीज आपके आंखों में गई, आप उनको झपका रहे हो आंख को, ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। खाद्य पदार्थ को देखकर अनायास मुंह में पानी आना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुए हैं? तो देखो, सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन या तो जाल जो है या तो अल्प है या अनुपस्थित है। जटिल जाल जो है न्यूरॉन का वो क्या है? अनुपस्थित है। वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। अब जब मस्तिष्क तक वो जो सिग्नल है वो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जाल ही नहीं है तंत्रिका कोशिकाओं का, इसीलिए तो मेरुरज्जु से रिस्पॉन्स आ रहा है, इसीलिए चाप विकसित हुए हैं। तो देखो, जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपके प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। इसको अगर मैं आउटलाइन में आपको समझा दूं तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्या हो गया? आपका कोई संवेदी अंग है,
जैसे कि मान लो आपकी त्वचा है, आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है ना, तो आपके लिए जो यहाँ पर सिग्नल हुआ वो, यानी कि जो आपके इम्पल्स हुआ वो आपके क्या है, यहाँ पर वो गर्म वस्तु है। तो आपने किसी गर्म वस्तु के द्वारा अपने हाथ को उस पे लगा दिया, ठीक है, तो त्वचा क्या हो गई आपकी संवेदी अंग। अब वहां से क्या होगा, जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो इस सिग्नल को लेकर जाएगी कहाँ तक, आगे तक। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं इस संदेश को लेकर जाएगी कहाँ तक, मेरु रज्जु तक, ठीक है। अब मेरु रज्जु से कौन आएगी, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं आएंगी, मोटर न्यूरॉन्स इनको हम कहते हैं। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करेगी, इन रेस्पॉन्स को लेकर आएगी मेरु रज्जु से कहां तक, उस कार्यकारी अंग तक। तो आप फटाफट से अपना हाथ जो है वहां से हटा लोगे, ठीक है, तो उस कार्यकारी अंग तक रेस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यही डायग्राम इसने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम के साथ इस फ्लो चार्ट को भी लिखकर आ सकते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अब ये तो हो गए पहले वाले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन। इसी के अथवा में और 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अब हम उनको देख लेते हैं। देखो, अंडाशय के द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम बताइए। तो हमें तो पता है अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित हो रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर। 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखने हैं। 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां कोई भी ले लो, जैसे कि पीयूष ग्रंथि हो गई, ये वृद्धि हार्मोन रिलीज करेगी, शरीर में वृद्धि का नियमन करेगी, उसको नियंत्रित करेगी, ठीक है। जैसे आपके अगर हम बात करें दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या करेगी, यहाँ पर स्त्रवण करेगी, जो कि उपापचयी क्रियाओं का नियमन करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप और भी ग्रंथि ले सकते हैं, जैसे कि जनन ग्रंथियों में आप वृषण और अंडाशय को ले सकते हैं, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और नियंत्रण और साथ के साथ यहाँ पर युग्मकों का निर्माण करेंगी, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी 2 अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके काम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको मानव मादा के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको फीमेल के अंदर बनाना है, तो इसमें वृषण नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, अंडाशय आएगा। इसके साथ साथ आप और ग्रंथियां भी इसमें लिखेंगे, जैसे कि पीयूष ग्रंथि हो गई ब्रेन के अंदर, ठीक है, पीनियल का ग्रंथि ब्रेन के अंदर, गले में थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। उसके बाद किडनी है, उसके ऊपर आपके अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, और जो नीचे वाला भाग है उसमें आपके उससे नीचे जो है वो आपकी कौन हो गई, अंडाशय ग्रंथि हो गई, ठीक है। देखिए एक बार, देखो पहले अंडाशय के द्वारा स्त्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया। दूसरी चीज, 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम, तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित जो अंगों में वृद्धि को प्रेरित करेगी, और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित जो कि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करेगी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मानव मादा के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र पूछा है। तो ब्रेन के अंदर आपको 3 ग्रंथियां देखनी है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का भाग भी है, और तीसरा आपके यहाँ पर पीनियल काय ग्रंथि, ये ब्रेन के अंदर हो गई। फिर हम नीचे आते हैं, गले में कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। इसी थायराइड के पीछे ये मान लो कि इस तरीके से एच शेप की जो है ये आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, इसके पीछे की साइड पैराथायराइड यानी कि पैराअवटु ग्रंथि आपके मौजूद होती है। फिर नीचे चलिए, थाइमस ग्रंथि जो दोनों लंग्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिए आपके, ये श्वास नली आई, ये आपके दोनों लंग्स बन गए, इनके बीच में यहाँ पर आपके ये थाइमस ग्रंथि जो है वो मौजूद होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ना, ये केवल छोटी उम्र में ही होती है, बड़ी उम्र में ये डिजेनरेट हो जाती है ना, उम्र के साथ साथ ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। फिर नीचे आइए, किडनी के ऊपर आपके कौन सी ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई। फिर नीचे आइए, गर्भाशय, और गर्भाशय के पास में आपके भाई जो आपके अंडाशय ग्रंथि है वो आपकी क्या हो गई, एक फीमेल के अंदर मौजूद हो गई, यानी कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसको हम दर्शा सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई एक फीमेल के अंदर, और इस चैप्टर के आपके जो पहले के सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने देख लिए हैं।
तो अब आपको लग रहा है ना कि हाँ, इन क्वेश्चन को देख के कि हाँ, हमें कुछ कुछ रिवीजन हुआ, हमें पता चला कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितना आंसर लिखना है ये भी आपको पता चल गया। तो बस ऐसे ही इन क्लास को देखते रहिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।